हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विजय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग जेक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का आज हम लोग सेट 4 देखेंगे, जो कि क्लास 10th का है और सब्जेक्ट साइंस है। साइंस का सेट 4 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और साइंस का सेट 1, 2, 3 सभी कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ ही मैथ का भी 2 सेट हो गया है और हिंदी का भी 1 सेट हो गया है और एसएसटी का भी 1 सेट हो गया है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सभी सेट आपके तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन सभी दोस्तों के पास जो अभी तक इस क्लास में 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज सेट 1 देखेंगे और सेट 4 देखेंगे। ठीक है, तो सेट 4 में क्या है साइंस का, उसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं और आंसर की आपके पास पहुंच जाएगा। और इसी तरह का से मिला जुला क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास सभी एग्जाम में, इसी से मिला जुला मतलब ऐसा ही क्वेश्चंस और लगभग सिमिलरली यही सब क्वेश्चन उठा के आपको डालने वाला है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको दिमाग में उतार लेना है किसी भी हाल में, और यही सब क्वेश्चंस आपको मार्क्स बढ़ाने में हेल्पफुल करेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इतने विलंब है, अपतन कोण और परावर्तन कोण मिला करके 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब बताइए कि केवल परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आई बराबर आर होता है, मतलब आई इधर हो गया आर इधर हो गया। ठीक है, तो जितना अपतन बनाएगा उतना क्या बनाएगा परावर्तन कोण, तो दोनों मिला के दिया हुआ है 90, तो उसको 2 भाग में बांट दो तो 45 होगा। दोस्तों तो 45 जब होगा तो क्या होगा परावर्तन कोण भी 45 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं, पहला का बी। दूसरा में देखते हैं दोस्तों कि बोला कि ध्रुव और वक्रता केंद्र का मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। दोस्तों मुख्य जो है वो दोनों को क्या करता है, दोनों बिंदु को मिलाता है। अब तीसरा में बोल रहा है कि यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन सभी सेट में लगभग मिलेगा आपको, तो इसको अच्छी तरह से क्या करना है याद करना है, नहीं तो गलती से क्या करेगा, याद तो करना नहीं है, फॉर्मूला याद करना है। जैसे एफ बराबर क्या होता है R/2 होता है, ये हर एक सेट में लगभग आपको मिलेगा। तो हमारा दिया हुआ एफ बराबर दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है ना, तो आर का मान निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2F हो जाएगा। तो जितना दिया हुआ उसको डबल कर दो, 16 दूना 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। ठीक है, आर बराबर क्या हो गया 32, तो यहाँ पर टी गलत लगा हुआ है तो 32 हो जाएगा, किधर है 32, ऑप्शन नंबर ए जा राइट आंसर 3 का ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। बोले कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है कि उस जिससे क्या होता है उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो उस वस्तु को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी उसका क्या बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 4 का। 5 में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूरा क्या है हर एक बार हर एक सेट में पूछ दिया है, तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। याद रखना है केवल उत्तल गाड़ी के क्या बोलते हैं साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है, पीछे तरफ देखने का। ठीक है, उत्तल का, और अवतल गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये उत्तल का लेंस का उत्तल दर्पण का बोला है, तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, तो 5 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं फटाफट। अब इसमें बोलता है कि जल में सिक्का डालने पर वह क्या होता है अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठता हुआ दिखाई देती है। तो यह प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे कि बाल्टी है उसमें क्या एक सिक्का डूब जाता है, तो देखते हैं कि पूरा पानी के लगता है कि ऊपर में ही वह क्या हो रहा है तैर रहा है, मतलब बहुत सामने नज़दीक में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव है क्या कारण है, तो वह जो होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें क्या होता है अपने मुख्य बिंदु से विचलित नहीं होती है। किस बिंदु पर प्रकाश की किरण होता है अपना क्या होता है मुख्य पथ से विचलित नहीं होता है, तो वह होता है प्रकाशिक केंद्र पर। प्रकाशिक केंद्र पर क्या होता है दोस्तों कि वह अपने पथ से विचलित नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि
कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उसका कहने का क्या तात्पर्य है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोल रहा है कि यह प्रकाश की किरणों क्या करता है, एक जगह पर एकत्र करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ये इज राइट आंसर, 8 का ये हो जाएगा। 9 में बोल रहा है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, कि कितना मात्रा में प्रकाश जा रहा है, वह उसका नियंत्रण मतलब कंट्रोल उसका कौन करता है, तो उसका पुतली करता है, ठीक है। उसका आँख की जो पुतली है वही उसका कंट्रोल करता है। तो 9 का हो जाएगा डी। अब 10 में देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। अब कि समान नेत्र की निकट बिंदु क्या है। कोई भी आदमी मतलब आँख से समान निकट, जो सबसे निकट क्या अच्छी तरीके से वह देख सकता है, उसका क्या बिंदु बनाया गया, ठीक है। तो उसका जो है 25 सेंटीमीटर का, क्या है 25 सेंटीमीटर समान नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है। तो 10 का हो जाएगा बी। 11 में क्या बोलते हैं, मानव नेत्र के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव के जैसे कि कोई भी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो आँख में जो दिखाई देता है उसका वस्तु का प्रकृति कैसा होता है, उसका वहाँ पर क्या नेचर क्या है, आँख का किस तरह से दिखाई देता है, आँख का मतलब आँख में किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो उसका हो जाता है वहाँ पर उल्टा दिखाई देता है और वास्तविक। हम लोग अगर दायां हाथ उठाते हैं तो आँख में क्या दिखाई देता है, कि अगर कोई आईना में दिखाई देता है तो वहाँ उसका बायां आँख बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए उसका आईना के जैसा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसको याद रखना है, 11 का डी। अब 12 में देखते हैं, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है। अगर जरा दूरदृष्टि उसमें दोष है तो उसको क्या कारण है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेत्र गोलक का, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्या है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी क्या है, समंजन क्षमता घट जाता है, ठीक है, समंजन क्षमता घट जाता है, वही हो जाएगा 12 का डी। अब 13 में बोलता है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण से वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं समायोजन करता है, इसलिए क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन। तो 13 का हो जाएगा ए। अब 14 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है, कौन सी संतुलित है उसको बताना है, ठीक है। तो संतुलित हम लोग देखते हैं पहले कि यहाँ पर एफ क्या है, 1 है, यहाँ पर एफ 3 है, तो ये गलत हो गया, क्या कि दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है, उत्पाद और अभिकारक में। अब बी नंबर देखते हैं कि यहाँ 3Fe है, यहाँ पर 3Fe, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है H2 है, यहाँ H2 8 है, तो गलत हो गया ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 3Fe है और यहाँ पर भी 3Fe है, यहाँ पर O 1 है, वहाँ पर भी O, अच्छा वो यहाँ पर 4 है, वहाँ पर भी 4 है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 8 है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब 15 में देखते हैं कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन अथवा अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उपचयन अपचयन मतलब किसमें ऑक्सीजन घट रहा है, किसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ये दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो उपचयन जहाँ पर हुआ मतलब ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, और अपचयन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर वो था, यहाँ पर इसमें घट गया, मतलब यहाँ पर क्या कमी हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग अपचयन और उपचयन, ऑक्सीजन का घटना और बढ़ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया उपचयन और CuO हो गया, क्या हो गया अपचयन, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। H2 और CuO हो जाएगा सही आंसर, 15 का सी। अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है क्या है, उसके बाद बनता है यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो इधर भाग लेता है मतलब अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, उसको हिंदी बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं अभिकारक। तो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर, ठीक है। अभिकारक के बाद क्या बनता है, उत्पाद बनता है, ठीक है। अगर दाहिना तरफ पूछेगा कि अभिक्रिया करके क्या बनाता है तो वो उत्पाद बनाता है, ठीक है, तभी। लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाला पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। और 17 बोलते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान की क्या होता है। देखो दोस्तों, जितना अभिकारक में रहेगा भाग लेगा, जितना सामान जितना प्रोडक्ट मतलब क्वांटिटी रहेगा उतना क्वांटिटी मेरा उत्पाद में भी बनाता है, प्रोडक्ट में भी बनाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 5 ग्राम है तो यहाँ पर भी 5 ग्राम का प्रोडक्ट बनेगा, वो बतलाता है, ठीक है, ये अभिकारक और उत्पाद, तो बराबर हो जाएगा। तो 17 का हो जाएगा ए। 18 में देखते हैं कि CH4 प्लस 2O2 मिलकर क्या बना रहा है, CO2 और प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये बोला कि
यहाँ किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखो ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, मतलब ऊर्जा क्या वो बोल रहा है, छिपी, मतलब वहाँ उत्पन्न कर रहा है, उसको बोलते हैं छिपन, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मा छिपी हो गया अभिक्रिया, तो उसको बोल सकते हैं 18 का ए हो जाएगा ऊष्मा छिपी, ठीक है। जिसमें ऊर्जा इसमें इधर लगता है अभिक्रिया के दौरान, तो उसमें ऊष्मा शोषी हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 18। 19 में क्या बोलता है कि कोई ये पदार्थ है, उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो लवण बनाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तो इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त समीकरण में एक का क्या मतलब, एक क्या है, एक क्या है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे सब जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें, कि इस तरह का जब भी काम करेगा तो वहाँ पर कार्बोनेट रहता है, क्या रहता है, कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कार्बोनेट। इसको याद करना है बढ़िया से। 20 में बोलता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा, कौन सा पदार्थ में, तो वह हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें अगर हम लोग नीला पत्र डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब देखते हैं 21 में बोला कि दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है, किसमें क्या है, जल मौजूद है, ठीक है। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसमें है, देखो 5 मोल ऑफ H2 है, ठीक है। तो ये हो गया सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 का सी। अब देखते हैं 22 में क्या बोल रहा है कि अच्छा 21 हो गया। 22 जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, और जल को अस्थायी कठोरता मतलब कठोर है, अस्थायी है, उसको दूर करना है तो कौन सा लवण का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का बी। अब देखते हैं 23 में क्या बोल रहा है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि वह उसमें क्या होता है, क्या जल के साथ ना, तो जल में क्या होता है OH माइनस तो होता नहीं है, H प्लस आयन उपस्थित होता है, इसलिए क्या होता है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में क्या करता है, सभी स्टेटमेंट आ रहा है तो एग्जाम में भी के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा 23 का बी। 24 में बोल रहा है कि कोई पदार्थ है ABCD, उसका pH मान क्रमशः दिया हुआ है कि 2, 4, 7 और 14 है, ठीक है। तो यह पदार्थ कौन क्षारक है, क्षारक का पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि क्षारक क्या होता है, 7 से अधिक होता है, तो देखते हैं 7 से अधिक कौन है, 7 से अधिक 14 है, तो 14 किसका है, डी का है, तो डी कितना नंबर का ऑप्शन में है, तो डी भी डी ऑप्शन में है, तो हो जाएगा 24 का डी। अब 25 वाला देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में। अब इसमें बोलता है कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश इसमें आ रहा है, ठीक है। उसमें क्या रखा हुआ है कि चाइना डिश रखा हुआ है और साथ ही क्या रखा, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। जब उसमें सूर्य की प्रकाश रोशनी आएगा तो क्या करता है, कुछ उसमें जो होता है वो उड़ जाता है, मतलब साइड हट जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं वियोजन, क्या बोलते हैं, जब किसी एक साथ दूसरे के साथ क्या अलग हो जाता है उसको बोलते हैं वियोजन, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, तो हो जाएगा 25 का बी। 26 में देखते हैं हम लोग, भोजन और अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन सा जैव उपक्रम उत्तरदायी होता है, मतलब क्या भोजन और अन्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, तो वह होता है वह जैव प्रक्रम को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं संवहन, क्या बोलते हैं संवहन, ठीक है। तो कौन लेके जाता है, अगर पूछेगा तो जाइलम लेके जाता है, क्या नहीं, फ्लोएम क्या लेके जाता है, खाना फ्लोएम लेके जाता है, ठीक है। तो संवहन करता है, क्या करता है संवहन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। 27 में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण बनाते समय जल का तो ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड भी काम होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी काम होता है, ठीक है, तो लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 27 का सी, खाना प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब, ठीक है। 28 में देखते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है, मनुष्य किस तरह का पोषाहारी जीव है उसके बारे में बता रहा है। तो मनुष्य पोषी भी नहीं है, मृतजीवी भी नहीं है, वह परजीवी है, ठीक है, परजीवी पोषण प्राणी, परजीवी पोषण प्राणी है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं 29 नंबर क्या बोल रहा है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, वसा को अगर पचाना है तो कौन सा एंजाइम बहुत ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका लाइपेज, क्या हो जाएगा लाइपेज, डी, ठीक है। 29 का डी हो जाएगा। अब 30 में देखते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का
पायरुवेट में टूटना कहाँ टूटता है, वो टूटता है कहाँ टूटता है, ठीक है, तो वह टूटता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ टूटता है, कोशिका द्रव्य में, तो इसका हो जाएगा ए। अब 31 में बोला कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन को संवहन कौन करता है। पत्तियों में खाना बन जाता है, उसके बाद सभी क्या करता है, पेड़ पौधे के सभी भाग में पहुंचाने का काम करता है, वो करता है फ्लोएम। क्या करता है, फ्लोएम। और जब खाना बनाने से पहले क्या खनिज लवण वगैरह जल वगैरह कौन पहुंचाता है, तो वह जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन यह खाना बना के बाद सभी भाग में पहुंचाने वाला बात पूछ रहा है, तो 31 का हो जाएगा बी, फ्लोएम। 32 में बोलते हैं किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है इस जीव में, तो वह है जनन। क्या है, जनन। अगर जनन होगा तभी इसके होगा, इस अस्तित्व में अपना क्या होगा, अस्तित्व बनाए रखेगा वह। जनन रुक जाएगा तो वह अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हो जाएगा 32 का सी। अब 33 नंबर में देखते हैं, दिए गए चित्र में कौन किस प्रकार का जनन को दर्शा रहा है। एक क्या है, यहाँ पर दिख रहा है पत्ता, उसमें कलिका है, कली का निर्माण और नया नया कली निकल रहा है। तो यह हो रहा है कायिक प्रवर्धन। क्या हुआ है, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इसमें हो रहा है कायिक प्रवर्धन, तो 32 का हो जाएगा, 33 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं 34 में। 34 में बोल रहा है कि बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जब एक नवोद्भिद मतलब नया पौधे के निर्माण करने लगता है, तो उसको बोलते हैं अंकुरण। क्या बोलते हैं, अंकुर जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 34 का सी। 35 में देखते हैं गर्भाशय में किस भाग में निषेचन होता है। गर्भाशय में जब बच्चा मतलब बनता है तो वह सबसे पहले निषेचन होता है। निषेचन किस जगह पर होता है, तो होता है डिंब वाहिनी। का होता है, डिंब वाहिनी में निषेचन होता है, ठीक है। तो 36 में देखते हैं, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जल विद्युत संयंत्र के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस संयंत्र में क्या होता है, निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र का नष्ट होने लगता है, यह है हमारा सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 36 का। 37 में देखते हैं कि सौर सेल के उपयोग में की क्या सीमाएं हैं। अगर सौर सेल उपयोग करते हैं इसका कोई सीमा है क्या, वह बोला कि इसका केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, ये गलत है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, ये भी गलत है। सौर सेल में इसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, नहीं, यह अत्यधिक क्या होता है, महंगा होता है, कॉस्टकर होता है, ठीक है। इसकी सीमा है कि अधिक या महंगाई वाला है। अब देखते हैं अब 37 में देखते हैं कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं। तो सौर सेल दोस्तों, या तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये बोला कि इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है, ये सही है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, ये भी सही है। इसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन यह क्या है, इसको बिछाने में इसका मतलब जो कॉस्ट आएगा, लागत आएगा, वो सटीक जो हो जाएगा बहुत अधिक महंगा है। इसको बिछाने में क्या होगा, बहुत अधिक कॉस्ट का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाता है डी। यह सब तो ठीक ठाक है, लेकिन उसका सीमाएं मतलब सीमा के एक तौर पर देखें तो उसका जो होता है कि कॉस्ट अधिक पड़ता है, अधिक महंगा हो जाता है, ठीक है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 38 में देखते हैं, बोले कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग की क्या सीमा है, तो बोला कि इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। ये बोल रहा है कि इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। तीसरा बोला कि नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो नाभिकीय अवशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। बोला कि या तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होता है सभी में हो रहा है, ठीक है। यूरेनियम के उपयोग में भी इसके सभी सही है, लेकिन जो इसका होता है उसका भंडारण में भी समस्या आती है। क्या होती है, समस्या, ठीक है। उसको भंडारण की समस्या में बहुत सारे दिक्कत होते हैं, इसीलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। 39 में देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है। तो लकड़ी, इसमें तो भी धुआं निकलता है, कोयला में भी और धुआं, सीएनजी में भी नहीं, एलपीजी जो गैस है, गैस से अगर खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, यह क्या है, ऊर्जा का स्रोत, इससे ऊर्जा का स्रोत करते हैं।
तो किसी भी तरह का मतलब ऊर्जा का स्रोत करते हैं तो वह क्या है, ये पर्यावरण का सबसे अधिक अच्छा महत्व है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, जीवाश्म ईंधन का। ठीक है, तो वह ऑप्शन नंबर ये विद्युत तापीय विद्युत संयंत्र। इसमें क्या होता है, विद्युत संयंत्र में जीवाश्म के रूप का जीवाश्म का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 का, ये इज राइट आंसर। तो ये था दोस्तों 40 का क्वेश्चंस। आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और क्या करना है, ध्यान से सभी 5 सेट कीजिएगा। तो 5 सेट जाए 40 × 5 क्या हो जाएगा, 200 क्वेश्चन से आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप बहुत ही क्या हुआ, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा माना जाएगा। और हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ इस चैनल में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कर लीजिए, और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि क्या हुआ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा उसके भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।